हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर स्वामी केशवानंद संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। फिजिक्स की बीएससी फर्स्ट ईयर की हमारा अदिश एवं सदिश क्षेत्र वाला यूनिट चल रहा था, जिसके अंदर हमने अदिश क्षेत्र की प्रवणता के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हमने अदिश क्षेत्र की प्रवणता क्या होती है, उसकी परिभाषा, उसके सूत्र की उत्पत्ति के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके सूत्र की ही उत्पत्ति करेंगे, लेकिन कार्तीय निर्देशांकों में। वो तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा था, ध्रुवीय निर्देशांक थे वो, आर और थीटा के रूप में हमने उसको डिस्कस किया था। लेकिन अभी हम जो प्रवणता के बारे में डिस्कस करेंगे वो कार्तीय निर्देशांकों में अदिश फलन की प्रवणता के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डिस्कस करने का मतलब होगा, उससे पहले उसको मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई की डेफिनेशन क्या है। जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, प्रवणता ऑफ फाई इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन एन कैप। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये सूत्र की हमने उत्पत्ति की थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। जहां पर एन कैप क्या होता है कि जो सम अदिश पृष्ठ होता है उसके अभिलंबवत एक दिशा होती है, एकांक सदिश होता है, जिसको एन कैप कहा जाता है। वही दिशा हमारी प्रवणता की दिशा भी होती है। तो इसकी दिशा एन कैप है, इसलिए यहां पर एन कैप साथ में इसके लगाया है, यूज किया है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति का अब इसके अंदर हमको मिक्सअप करना पड़ेगा। कार्तीय निर्देशांक पद्धति का मतलब यह होता है एक्स वाई जेड के रूप में प्रदर्शन। कोई बिंदु होता है, उसको कार्तीय निर्देशांक में हमें प्रदर्शित करना है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट का मान हमको पता होना चाहिए। तो हम उस बिंदु के बारे में पूर्ण जानकारी दे देते हैं कि वो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में उसके निर्देशांक ये हैं। अब यदि ये आर जो सदिश है, जो कि स्थिति सदिश था, पिछले सूत्र में जो हमने उत्पत्ति की थी उसमें हमने इसको स्थिति सदिश बोला था। तो एक स्थिति सदिश को कार्तीय निर्देशांक पद्धति में प्रदर्शित करने के लिए तीनों वेक्टर्स आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि एकांक सदिश होते हैं एक्स अक्ष की दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में और जेड अक्ष की दिशा में। और एक्स अक्ष पर उसका क्या मान है, वाई अक्ष पर उसका क्या मान है और जेड अक्ष पर उसका क्या मान है, इसको मिलाकर हम स्थिति सदिश को प्रदर्शित करते हैं। तो एक्स आई कैप या आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, ये हमारा स्थिति सदिश को प्रदर्शित करने का तरीका है, जो हमने वेक्टर्स में सदिश और अदिश के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब आर सदिश को इस रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यदि इसका स्मॉल सदिश को लेते हैं डी आर सदिश, तो डी आर सदिश को एक्स का छोटा रूप डी एक्स, वाई का स्मॉल रूप डी वाई, जेड का डी जेड, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। इक्वेशन नंबर 1.14 ये हमने यहां पर पुट कर दिया। अब आगे लेकर चलते हैं। जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, जो हमने फॉर्मूला लास्ट डेरिवेशन के अंदर डिस्कस किया था, इसको यदि हम दोनों तरफ इस डी आर सदिश से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको दोनों तरफ यदि हम डॉट प्रोडक्ट इसका दोनों तरफ कर देते हैं, इक्वल टू से पहले भी और इक्वल टू के बाद भी, क्यों करते हैं वो आपको अभी समझ आने वाला है। डी आर वेक्टर से आपने दोनों तरफ इसको डॉट प्रोडक्ट इसका कर दिया, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब अदिश गुणनफल। हमको पता है कि अदिश गुणनफल होता है दो सदिशों का होता है। तो जो ग्रेडियंट जो फाई है, इसकी परिभाषा से ही हमने डिस्कस कर लिया था कि किसी भी अदिश फलन का प्रवणता निकालने के बाद में हमें सदिश राशि प्राप्त होती है। तो जो ग्रेडियंट फाई है, इसको यदि मिला के यदि हम लिखें तो ये एक सदिश राशि होगी। ये सदिश डी आर सदिश, ये एक सदिश राशि है। यह भी हमारी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा शो हो रही है इसके अंदर। जब ये सदिश है तो ये भी सदिश होगी कि नहीं होगी, ये भी एक सदिश राशि है।
और इसके साथ में डी आर सदिश को फिर हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, इसका अदिश गुणनफल फिर हमने कर दिया, तो हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमको यहां पर करना है। लेकिन हमने जो इसके सूत्र की व्युत्पत्ति की थी उसके अंदर हमको पता है कि जो एन कैप जो डायरेक्शन होती है और जो डी आर सदिश जो विस्थापन सदिश होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल है? थीटा एंगल है। कौन सा वाला? आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूं। एक तो हमारे पास ये S1 माना था, ये S2 माना था, यहां पर एक बिंदु था P और यहां पर एक बिंदु था N, और P से N को मिलाने वाली रेखा ये थी, और इसका स्थिति सदिश R सदिश था, और इसका स्थिति सदिश R सदिश प्लस dr सदिश था, और ये था हमारा dr और ये था हमारा थीटा, जो कि dn के n कैप डायरेक्शन और जो हमारी ये डायरेक्शन है dr और n कैप के बीच का जो एंगल है ये था थीटा। इसके बारे में हमने पिछले डेरिवेशन में डिस्कस कर लिया था। आपको ये यहां पर नहीं बनाना है, सिर्फ मैंने याद दिलाने के लिए आपको डायग्राम बना दिया। ये थीटा था, और हमने जो एक इक्वेशन प्राप्त की थी उसके सूत्र की उत्पत्ति करते टाइम, पिछले डेरिवेशन में ही जब हमने उसके सूत्र की उत्पत्ति करते टाइम जो हमने एक इक्वेशन प्राप्त की थी वो प्राप्त की थी dr cos थीटा इज इक्वल टू dn, जिसको हम dr इज इक्वल टू dn अपन cos थीटा भी लिख सकते हैं। dr इज इक्वल टू dn अपन cos थीटा भी लिख सकते हैं, dr cos थीटा इज इक्वल टू dn, ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो ये इक्वेशन कैसे आई थी? n कैप डॉट dr सदिश है, n कैप डॉट dr जो सदिश है, तो n कैप क्या है? एकांक सदिश है, और dr क्या है? dr क्या है? ये हमारा विस्थापन सदिश है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेना होगा। अदिश गुणनफल में क्या होता है? a सदिश डॉट b सदिश इज इक्वल टू a सदिश का परिमाण और b सदिश का परिमाण, इनके गुणा में cos थीटा होता है, जहां थीटा a सदिश और b सदिश के बीच का कोण होता है। तो यहां पर जो n कैप है, ये n कैप सदिश जो है उसका परिमाण हो गया। dr सदिश है, परिमाण को प्रदर्शित करने के लिए दोनों तरफ एक एक डंडा लगा देते हैं ना, तो dr सदिश का परिमाण ये हो गया और cos थीटा इन दोनों के बीच का एंगल हो गया जो ये है। अब इसका जो परिमाण होता है एक अंक सदिश का 1 होता है, तो यहां पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 है। dr सदिश का परिमाण dr हो गया, cos थीटा की जगह आ गया, तो हमारे पास में dr cos थीटा आया कुल मिला के। यहां पर हमारे पास dr cos थीटा, लेकिन हमको पता है कि जो dr cos थीटा होता है इसको हम dn के रूप में लिख सकते हैं। dr जो cos थीटा आता है उसको dn के रूप में हम लिख सकते हैं, वो हमने पिछले डेरिवेशन में ही डिस्कस कर लिया था। कैसे किया था? इस पर एक लंब लिया था हमने जिसमें cos थीटा बराबर निकाला था आधार बटे कर्ण। इसका आधार क्या होगा? pm, और कर्ण क्या होगा? pn। pm क्या है यहां पर? dn है, और pn क्या है यहां पर? dr है। तो dn इज इक्वल टू dr cos थीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो dn इज इक्वल टू dr cos थीटा आया नहीं आया? तो dr cos थीटा इज इक्वल टू dn भी होगा। ठीक है, तो ये तो मैं मिटा रहा हूं यहां से, ये तो समझाने के लिए था सिर्फ। dr cos थीटा इज इक्वल टू dn हमारे पास प्राप्त हो गया। अब जो d फाई अपॉन dn है वो तो रहेगा ही एज इट इज, और n कैप डॉट dr सदिश का मान dn के बराबर होगा, क्योंकि इसको हमने यहां पर सॉल्व किया, यहां पर सॉल्व किया, यहां से यहां पर आए और यहां से इसका रिजल्ट आया dn। तो यहां पर d फाई अपॉन dn के मल्टीप्लाई में dn आ जाएगा, और dn से dn कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचा d फाई। मतलब जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है, मतलब कि इस अदिश फलन की जो प्रवणता है उसके साथ में dr सदिश का यदि हम
डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, अदिश गुणनफल कर देते हैं, तो हमारे पास डी फाई प्राप्त होता है, जिसको हम संपूर्ण अवकलज कहते हैं, जिसको हम एक्स वाई जेड के सापेक्ष संपूर्ण अवकलज कहते हैं। अवकलज जो होता है संपूर्ण अवकलज डी फाई, इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है एक डेल फाई अपॉन डेल एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष में इसका पहले अवकलन करा, इनटू में डीएक्स लिखते हैं, फिर इसका वाई के सापेक्ष अवकलन करा, वाई लिखा इसके साथ में, फिर इसका जेड के सापेक्ष में अवकलन करा फाई का, फिर उसके मल्टीप्लाई में डीजेड। ये संपूर्ण अवकलज को प्रदर्शित करने का तरीका है, डी फाई को प्रदर्शित करने का यह तरीका है। अब इसको यहां पर आप छोड़ दीजिए, हमको ये पता लग गया कि इसका मान डी फाई के बराबर होता है, तो डी फाई इज इक्वल टू ये लिख दिया हमने एज इट इज, ये तो कोई बात ही नहीं है इसमें, तो उल्टा करके लिख दिया सिर्फ। और जो डी फाई होता है उसको हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि एक्स वाई जेड के सापेक्ष संपूर्ण अवकलज है। तो अभी तक हमने क्या किया है, इस सूत्र को लेकर चले हैं, इसमें सिर्फ हमने डी आर सदिश से इसका अदिश गुणनफल किया है और हमको डी फाई प्राप्त हो गया, और डी फाई इज इक्वल टू हमने ये लिख लिया, और कुछ नहीं किया हमने। सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए कि डी आर सदिश है, इसको हमको इस रूप में लिखना है। ये भी अभी काम आएगा आगे, अभी तक तो ये भी काम नहीं आया है। अभी हमने सिर्फ डी आर सदिश की जगह डी आर सदिश लिखा है, सिर्फ हमने यहां तक इसको प्राप्त कर लिया। क्लियर है आपको यहां तक सारी चीजें? अब यहां से आगे जो सदिशों की अदिश गुणनफल की जो परिभाषा होती है, सदिशों का जो अदिश गुणनफल हम करते हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश करते हैं हम, तो हमको पता है कि किसी भी सदिश को कार्तीय निर्देशांक में यदि प्रदर्शित करना है तो उसका यह तरीका है। जैसे कि आर सदिश को हमने इस रूप में लिख दिया, तीनों अक्षों पर उसका जो निर्देशांक होता है उसके साथ में आई कैप जे कैप के कैप को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये किसी सदिश को रिजोल्व करने का तरीका हो गया, किसी भी सदिश को रिजोल्व करने का तरीका हो गया। सदिशों का विघटन, सदिशों का विघटन पड़ा है, सदिशों का विघटन एक तरीके से कर दिया हमने कार्तीय निर्देशांक के अनुसार। तो कार्तीय निर्देशांक के अनुसार विघटन ऐसे होता है एक सदिश का, जैसे ये सदिश है तो इसका विघटन करना है तीनों अक्षों पर, तो हमको इस तरीके से करना है। इसी तरीके से ए सदिश जो है, जैसे आर सदिश ऐसे ए सदिश, ये हम एक फॉर्मूला है जो कि हम यहां पर लिख रहे हैं। तो ए सदिश को इस रूप में यदि हम लिखें तो इस टाइप से लिखेंगे, आई कैप ए एक्स हो गया एक्स अक्ष पर इसका पार्ट इस सदिश का, जे कैप ए वाई हो गया इसका वाई अक्ष पर पार्ट, के कैप ए जेड हो गया इसका जेड अक्ष पर पार्ट। इसी तरीके से बी सदिश का हो गया आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड। अब हमको इनका अदिश गुणनफल करना है। अदिश गुणनफल सभी बच्चों को आना चाहिए, मैं ये मानकर चल रहा हूं। तो अदिश गुणनफल जब हम करते हैं तो हमको, फिर भी मैं आपको एक बार एक चीज बता देता हूं कि अदिश गुणनफल जो होता है आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 1 क्यों होता है? क्योंकि आई कैप और आई कैप एक ही डायरेक्शन है, कोण इनके बीच में cos थीटा का मान इनके बीच में cos 0 होगा, और cos 0 1 होगा तो हमारे पास इसका मान 1 आएगा। इसी तरह इसका मान 1 आएगा, इस तरह इसका मान 1 आएगा। और बाकी आई कैप का जे कैप के साथ अदिश गुणनफल करो तब भी 0 आएगा। आई कैप का के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तब भी इसका जे कैप का के कैप के साथ कर लो, या जे कैप का इनका चाहिए उल्टा कर लो आप, आई जे जे के
आई जे, आई के, जे के सब का मान 0 आएगा, क्योंकि इन सब के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है, क्योंकि जो हमारे निर्देशांक पद्धति है इसमें ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये z अक्ष होता है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, x और y के बीच में, y और z के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है, और z और x के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होते हैं, और x अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो i कैप, y अक्ष की दिशा में जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप, और z अक्ष की दिशा में जो यूनिट या एकांक सदिश जो होता है उसको बोलते हैं k कैप। तो इस तरीके से हमारा इस कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ax और bx को मल्टीप्लाई करेंगे तब i कैप इंटू आई कैप होगा, तो ax bx आ जाएगा, क्योंकि i कैप डॉट आई कैप तो 1 होता है, और बाकी कहीं पर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो i और j को करेंगे तो 0, i और k को करेंगे तो 0। इसी तरीके से इसको इससे करेंगे तो 0, क्योंकि j और i हो रहा है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। इसको और इसको करेंगे तो ay इंटू बी वाई आएगा, और j कैप डॉट j कैप 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको फिर इससे करेंगे तो j कैप डॉट k कैप क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 है, और ay ये भी 0 हो गया। अब तीसरा बचा k कैप डॉट az है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, k कैप डॉट k कैप 1 होगा, और az और bz दोनों कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, az bz होगा। तो ये अदिश गुणनफलों की परिभाषा से हमने प्राप्त कर लिया। अदिश गुणनफलों की परिभाषा के अनुसार क्या हो गया फिर, ये दो सदिशों का यदि हम अदिश गुणनफल करते हैं तो उनके जो कांस्टेंट होते हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यदि इस रूप में यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है तो हम उसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, यहां से इष्ट रूप में भी तो लिख सकते हैं, यहां से इस रूप में भी तो हम लिख सकते हैं किसी इक्वेशन को। जैसे ax और bx मल्टीप्लाई हो रहा है, ay और by मल्टीप्लाई हो रहा है, और az और bz मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, i कैप ax प्लस j कैप ay प्लस k कैप az डॉट प्रोडक्ट करा, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद अब आई कैप के साथ दूसरे वाले कांस्टेंट bx, by और bz। इसी तरीके से इस कंसेप्ट को यूज करते हुए इस इक्वेशन को, जो d फाई की इक्वेशन हमें मिली है, इसको हमें इस रूप में लिखना है, इसको हमें इस रूप में लिखना है, क्योंकि जो ये वाला जो रूप है इसका इक्वेशन का, वो ये वाला हमारा फॉर्मेट बन रहा है। ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट को यदि हम देखें तो ये एक जैसे फॉर्मेट है, तो हम जब इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको भी फिर हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो डी फाई इज इक्वल टू, अब इस वाली इक्वेशन को हम इस रूप में बनाएंगे, डी फाई इज इक्वल टू ये आ गया। अब हमको जो ये कांस्टेंट है ये वाला और ये वाला, इन तीनों को हम एक साथ ले लेंगे और आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ इनको ऐड कर देंगे। तो यह एक सदिश रूप बन गया है इसका डेल फाई अपॉन डेल एक्स का, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। क्लियर है आपको ये? डॉट, जैसे यहां पर डॉट लग रहा है ऐसे यहां पर भी डॉट लगा दिया। अब जैसे इसमें इसके बाद में bx, by, bz बाद वाले कांस्टेंट ले लिए थे और आई कैप, जे कैप, के कैप यहां पर लग रहा है, उसी तरीके से इसके बाद वाले कांस्टेंट dx, dy, dz को हम ले लेंगे और इसके साथ में आई कैप, जे कैप, के कैप लगा देंगे। तो हमारे पास में एक ये पार्ट बन गया, एक ये पार्ट बन गया, जो कि इस फॉर्मेट में हमारा बन गया है। बढ़ाने का उद्देश्य क्या है वो आपको अभी बताऊंगा मैं।
बढ़ाने का उद्देश्य क्या है वो आपको अब पता चलेगी बात। अब जो हमारा ये जो पार्ट बना है इसका, इस पार्ट को आप गौर से देखिए, ये हमारा स्थिति सदिश बन गया dr सदिश। ये बढ़ाने के चक्कर में हमको ये काम करना पड़ा है। तो इस डेरिवेशन को कंप्लीटली याद रखने के लिए आपको पहले तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद स्थिति सदिश को किस तरीके से शो करते हैं ये आपको पता होनी चाहिए बात। एक आपको एक पॉइंट ये याद रखना पड़ेगा कि dr सदिश को हमें यहां पर मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपको यहां पर आकर इक्वेशन कंप्लीट कर देनी है। फिर आपको यह पता होना चाहिए कि संपूर्ण अवकलज किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। संपूर्ण अवकलज किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। अब संपूर्ण अवकलज का किस तरीके से आगे यूज करना है वो आपको समझ आना चाहिए। तो इस डी फाई को हमने जो इस रूप में था उसको इस रूप में बदल लिया और यहां पर इसकी जगह हमने dr सदिश वहां से यूज कर लिया 1.14 से, फ्रॉम 1.14 अब हमारे पास ये 1.16 इक्वेशन बन गई। ये 1.15 है, ये 1.16 है। ये इक्वेशन तो हमें मिली थी वहां से, ये वाली इक्वेशन तो मिली थी वहां से, और ये वाली जो इक्वेशन मिली है हमको वो मिली है यहां से, कार्टेशियन पद्धति से मिली है। ये हमको कार्तीय निर्देशांक पद्धति से मिली। कार्तीय निर्देशांक पद्धति से जो इक्वेशन मिली है वो भी डी फाई की है, और जो हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा के रूप में जो हमको इक्वेशन मिली है वो भी हमारी डी फाई की इक्वेशन है। तो दोनों बात तो एक ही है, डी फाई है दोनों। तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स अभी जो इक्वेशन 1.16 जो हमें मिली है, 15 और 16 ये दोनों इक्वेशन डी फाई की इक्वेशन है। इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, यहां पर तुलना कर देंगे इन दोनों की। डी फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई डॉट dr सदिश, ये तो यहां से आ गया हमारे पास। अब जो डी फाई का मान है वो ही हमारा ये मान मिला है, तो इसको हम इसके इक्वल में कर सकते हैं। ये हमारा कंपेयर कर दिया। इसको कंपेयर करने के बाद अब आप देखोगे, इसको कंपेयर करोगे तो डॉट dr सदिश डॉट dr सदिश, और डॉट से पहले जो हमारा इसका पार्ट है वो इसका पार्ट है ग्रेडियंट ऑफ फाई, और ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं। बराबर है इसका मतलब ये होगा कि ये पार्ट तो इसका सेम है ही है, ये पार्ट और ये पार्ट भी इसका सेम होना चाहिए। तो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू दिस, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड मिल गया। अब ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू जो इसमें फाई है, इस फाई को हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब कि x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में अवकलन ही तो है ये, और क्या है। तो इसको बाहर क्यों निकाला, जिससे कि इस फॉर्मेट में चेंज हो जाए। तो अब हमारे पास जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट की जगह पर आ गया हमारे पास ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया ग्रेडियंट की जगह पर, और फाई की जगह तो फाई है ही है, मतलब ग्रेडियंट बराबर ये हो गया ना इसका मतलब। तो जो ये जो पार्ट है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इसको ही हम क्या बोलते हैं, अवकलज संकारक। इसको अवकलज संकारक बोलते हैं, जिसको डेल से व्यक्त किया जाता है, डेल बोला जाता है। जब भी लिखोगे बोलोगे कहीं तो डेल बोल सकते हो आप इसको। जिसको शो करने का तरीका है ये उल्टा ट्रायंगल बना के और इसके ऊपर वेक्टर का साइन यूज करते हैं। तो हमारे पास जो ये इस पूरे को शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है। क्लियर है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू
दिस इंटू फाई मतलब डेल इंटू फाई, ठीक है, इजिकल टू जो ये डेल है इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये है, इंटू फाई इजिकल टू दिस, मतलब ये वाला पार्ट। तो इस तरह से गणितीय रूप में यदि हम बोलें तो जो अदिश फलन होता है इसका x, y और z, मतलब जो ये पूरा ऑपरेटर है ये, इसको बोलता है अवकलज संकारक। जो ये डेल ऑपरेटर यदि इसमें लगा दें हम किसी अदिश फलन में, इस डेल ऑपरेटर के अनुसार यदि इसको इसके अंदर डाल दें, मतलब अवकलन इसका कर दें x, y और z के रेस्पेक्ट में, तो हमको ग्रेडियंट ऑफ फाई मिलता है। मतलब कि उस अदिश फलन की प्रवणता प्राप्त होती है जो कि कार्तीय निर्देशांक के आधार पर इस तरीके से व्यक्त की जाती है। तो कार्तीय निर्देशांकों में जो अदिश फलन की प्रवणता है उसको प्रदर्शित करने के तरीके ये है। इसको यहां से हमने इधर डिराइव किया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ज्यादा कोई खास कठिन नहीं है, ठीक है। तो आपको अभी तो खैर बीएससी में एंटर किए हो, यहां से आगे देखो क्या क्या होता है, ठीक है। ये तो बहुत छोटे डेरिवेशन है, इसके बाद में और भी बड़े बड़े आएंगे, तो आपको इन सब चीजों से क्या आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, पर लेकिन आपको मेहनत बराबर करनी पड़ेगी। आपको ये हिम्मत नहीं हारनी है कभी भी कोई भी डेरिवेशन करते टाइम, ये सोचना हाँ मैं इसको तो समझ तो लूंगा ही कम से कम अभी, फिर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा वो किस तरीके से करना है। तो किसी भी चीज को अपने माइंड के ऊपर हावी मत कीजिए, आप इजी वे में इनको कर लोगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारी चीजें धीरे धीरे आपके अंदर उतरती चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तो ये वीडियो आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और अब इसका एक पार्ट और भी है, इसका अदिश फलन की प्रवणता का भौतिक महत्व। इसका भौतिक महत्व से मतलब क्या होता है वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। तो बच्चों ये अदिश फलन की प्रवणता जो हमने अभी प्राप्त की है अलग अलग मेथड से, इसका भौतिक महत्व यदि हम देखें तो इसका भौतिक महत्व क्या होगा, जब हम किसी अदिश फलन की, जैसे कि यहाँ पर विद्युत विभव है, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकाल सकते हैं हम। विद्युत विभव क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है विभव, 12th में पढ़ा है, विभव इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है। आर क्या होती है, इसके बीच की डिस्टेंस होती है, और क्यू है इसके ऊपर चार्ज, और के है हमारा कूलम कांस्टेंट, 9 × 10⁹ कूलम 9 इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो विद्युत क्षेत्र की जो परिभाषा है उसके आधार पर जो ये विभव है उसका यदि हम प्रवणता निकालें और उसके नेगेटिव के साथ में हम इसको रखें तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। मतलब एक अदिश राशि की यदि प्रवणता हम निकाल देते हैं, एक अदिश राशि की यदि हम प्रवणता निकाल देते हैं तो वो एक अलग ही राशि प्राप्त होती है। जैसे कि विभव की प्रवणता निकाली तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हो, है ना। इसका भौतिक महत्व इसका कुछ अलग ही है। अन्य राशि प्राप्त होती है, प्रवणता निकालने पर कोई अन्य राशि प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि सदिश मिलती है, सदिश राशि प्राप्त होती है। तो v तो क्या है, एक अदिश फलन है। वैसे तो अदिश फलन को फाई से शो करते हैं, लेकिन विभव और विभवांतर की जब बात होती है तो यहाँ पर फाई की जगह v का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर v यूज कर लिया हमने, तो डेल फाई की जगह डेल v यूज कर लिया, बस इतना सा फर्क है। डेल इज इक्वल टू ये होता है, डेल ऑपरेटर है, अभी जस्ट इससे पहले डेरिवेशन में किया है हमने। तो ई सदिश इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस ऑपरेटर का मान क्या होता है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल वाई, और डेल जेड होता है और वी को फिर
तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इसकी प्रवणता के भौतिक महत्व का। इसी तरीके से टेम्परेचर का भी हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर का भी निकाल सकते हैं हम। टेम्परेचर का क्षेत्र कौन सा होगा उसको भी दूरी के साथ में परिवर्तित करके हम ताप में परिवर्तन की जो दर है उसको निकाल सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके लिए। न्यूमेरिकल में क्या है, हमको एक अदिश फलन दे रखा है फाई एक्स वाई जेड दिस, और इसकी हमसे इस बिंदु पर मतलब x, y और z का मान हमें दे रखा है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति के आधार पर हमारे पास में ये हमको एक बिंदु दे रखा है जिसका मान है 1 - 2 - 1, मतलब ये x का मान, ये y का मान और ये z का मान। इस बिंदु पर डेल फाई हमें निकालना है। हमको पता है कि डेल फाई क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। दिस डेल है, ये फाई क्या है यहां पर, दिस फाई क्या है यहां पर 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब इस जो फाई फंक्शन है इसको हम 1/1 x के रेस्पेक्ट में पहले अवकलन करेंगे इस पूरे फंक्शन का, फिर y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, फिर z के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो हमारा ये डेल ऑपरेटर निकल जाएगा। डेल फाई इज इक्वल टू, इसका यदि हम x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो इसको हम ऐसे तो लिखेंगे आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस जे कैप ले लेते हैं डेल अपॉन डेल वाई 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब के कैप ले लेते हैं डेल अपॉन डेल जेड 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। क्लियर है, ये जे है। अब इसका 1/1 अवकलन कर लो आप एक्स वाई और जेड के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में आप इस फलन का अवकलन करोगे तो पहले इसका करना पड़ेगा फिर इसका करना पड़ेगा। इसका करोगे तो y तो इसके लिए कांस्टेंट होगा, 3 भी इसके लिए कांस्टेंट होगा, सिर्फ x² का ये अवकलन करेगा। जो जिसके रेस्पेक्ट में अवकलन होता है उसके अलावा जो भी राशि होती है वो कांस्टेंट की तरह काम करती है। तो ये 3 और y दोनों बाहर आ जाएंगे, ठीक है। आई कैप की जगह आई कैप रखो। अब इसका कर लो 3y, x² का करोगे तो 2 × x आएगा। y और z दोनों ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो यहां पर 0 आ जाएगा। प्लस अब इसका कर लो जे कैप की जगह जे कैप रखा, पहले इसका अवकलन करेंगे फिर इसका अवकलन करेंगे। इसका करोगे तो 3 और x² तो क्या है कांस्टेंट है, y बचेगा सिर्फ क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है। 3x² y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 आएगा y का माइनस z² कांस्टेंट है, वाई क्यूब का करोगे तो 3y² आएगा प्लस के कैप, इसका करोगे z के रेस्पेक्ट में तो ये पूरा 0 हो जाएगा और इसका करोगे तो y³ तो हो गया कांस्टेंट और z² हो जाएगा 2z, z² हो जाएगा 2z। क्लियर है। डेल ऑपरेटर फाई
अब आगे इसको और हम थोड़ा सा 3 दूनी 6 XY I के प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर का जे कैप प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये 0 है तो 0 तो गया, माइनस बचा, माइनस 2 जेड वाई क्यूब के। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमको इसने क्लियर बोल रखा है कि बिंदु कौन सा है 1 माइनस 2 माइनस 2। तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह -2 रख दो, z की जगह -1 रख दो। तो x की जगह 1 रखा, y की जगह -2 रखा, तो माइनस का 12 I के। x की जगह 1 रखो तो 3 इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू वाई की जगह क्या रखोगे -2 और z की जगह क्या रखोगे -1। तो क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो इसको जगह को माइनस का 2 इंटू जेड की जगह क्या रखेंगे -1, वाई की जगह रखेंगे -2 के 5 माइनस का 12 I कैप। 3 1 स्क्वायर 3 आ गया, -2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस का 4, ये 1 पॉजिटिव ही रहेगा। तो 4 3 12 माइनस का 12 सॉरी 4 3 12 माइनस का आएगा और ये 3 प्लस का, माइनस में से प्लस गया तो माइनस का 9 जे कैप। ये -2 3 बार करेंगे तो नेगेटिव आएगा इसके साथ में, ये नेगेटिव नेगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 के। तो ये हमारे पास में इसका संकारक निकल गया, इसकी प्रवणता निकल गई फलन की। फाई का यदि हम डेल ऑपरेटर कर रहे हैं तो माइनस का 12 I कैप -9 जे कैप -16 के कैप। हमारे पास इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया हमने। बिंदु हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 1 -2 -1 पे निकालना है, तो हमने उसकी वैल्यूज x y z की जगह पुट कर दी इसके अंदर। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल होते हैं, सिंपल से, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है। आराम से 1 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ होने लग जाएगा। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन डिस्कस करेंगे। सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना।